तो अब स्टार्ट करते हैं अपन भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। ये बता दो इतना सा टर्म फिजिकल रीजन क्या होता है भौतिक प्रदेश। ये जो 28 प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, क्या ये भौतिक प्रदेश है? नहीं। तो ये कौन से प्रदेश हैं? ये राजनीतिक प्रदेश है ना, जो प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं ना। जब क्षेत्रों को एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बांटा जाता है तो वो राजनीतिक प्रदेश है ना, पॉलिटिकल रीजन है। तो फिर फिजिकल रीजन क्या है? नेचुरल। जब फिजिकल फीचर के बेसिस पे धरती को बांटा जाए तो क्या है? वो फिजिकल रीजन है ना। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये पृथ्वी के फिजिकल फीचर है। क्या जो पर्वत में फीचर है वही पठार में नहीं है? अलग है ना। तो पर्वत पठार से किन अर्थों में अलग है? उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अर्थों में ना, यानी भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में। जब भौतिक विशेषताओं के आधार पे रीजन डिसाइड किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। क्या है डेफिनेशन? पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के आधार पर नामित है ना, नाम रखते हैं जो नामित क्षेत्र, क्या कहलाएगा? ये भौतिक प्रदेश, ज्योग्राफिकल भी बोल सकते हैं। ठीक। एन एरिया नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? भौतिक प्रदेश। ठीक, तो हमें देखना है भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो कितने में बांटा है? 5। लिखो कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो टोटल है 5, लेकिन कुछ इसे 6 भी मानते हैं ना। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 5, लेकिन कुछ लोगों का मानना है 6। तो देखते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। 6। सबसे ऊपर हिमालय, मैप दिख रहा है? सबसे ऊपर, तुम लोग मैप पर ही बनाना है ना, बिना मैप के ज्योग्राफी माने, बिना हथियारों के युद्ध में हथियार होना तो जरूरी है ना। फिर सेकंड कंडीशन है कि वो हथियार अच्छा है या बुरा है। तो उस पर मत जाना कि मैप हमसे नहीं बनता तो इसलिए बना ही नहीं रहे। पहला भौतिक प्रदेश लिखना है हिमालय। फिर इसके नीचे आते हैं तो भारत का जो सदर्न हिस्सा है वो किस भूमि का पार्ट है? गोंडवाना। ठीक, और उसी को भारत में क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू या फिर इंडिया है ना। दूसरा प्रदेश लिखना कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। पहले सारे महाद्वीप आपस में जुड़े थे ना, अपन ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सुनी है। फिर उनमें विखंडन हुआ और बह के दूर चले गए। तो सबसे पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट था कौन सा था? पेंजिया है ना। आगे देखते हैं, जब उसके 2 पार्ट हुए तो ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना। तो ये जो हमारा साउथ हिस्सा है ये उसी भूमि का पार्ट है। किस भूमि का? गोंडवाना का। 2 हो गए। फिर इसके बीच में जो रीजन बचा है ये कौन सा रीजन है? प्लेन्स एरिया। इसी को बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, नदर्न प्लेन्स। उत्तर का मैदान। ये थोड़ा सा असम घाटी तक है, बातें नहीं। कितने हो गए? 3। टोटल करना है अपन को 5। फिर एक नहीं भूलना है हमें, द्वीपीय भाग यानी आइलैंड। 4, और एक है कोस्टल प्लेन, जो समुद्र और प्रायद्वीप पठार के बीच में एक सकरा सा जो मैदान है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक, कौन सा हिस्सा? ये वाला। इसको बोला जाता है कोस्टल प्लेन है ना। ये नदर्न प्लेन से अलग है इसलिए इसे अलग ही भूभाग माना गया है। इसका नाम लिखना तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन। कितने हो गए? 5। अब जो व्यक्ति 6 मानते हैं उनके लिए छठा बनाना पड़ेगा। तो छठा है डेजर्ट, थार का मरुस्थल। ये हो गए पूरे 6। तो एक एक करके हमें पढ़ना है। ये जो ऊपर का पर्वतीय प्रदेश है ना, इसे हिमालय नाम मत दो, इसको नाम दो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का
पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय भी मिलता है ना, इसका मतलब ये नहीं गलत लिख लिया, लेकिन अपन इसको क्या है ना क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, तो फिर उसमें अपन हिमालय इसका एक पार्ट मानेंगे। ठीक, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नदन माउंटेन रीजन। हिमालय भी लिख लिया तो स्लैश करके ये लिख लेना। तो पहला भौतिक प्रदेश पढ़ना है हमें, नदन माउंटेन रीजन। ये कैसे बना इसके लिए एक वीडियो देखना है। ठीक, हेडिंग डाल लो और सब पहले क्या देखना, एक वीडियो। ठीक है, प्ले करें। सबसे पहले कितने ईयर एगो, 240 मिलियन ईयर एगो सारे जो महाद्वीप हैं आपस में जुड़े हुए थे, और उस सुपर महाद्वीप को या महान महाद्वीप को क्या बोला जाता था, पेंजिया। ये देखो अभी जो अलग अलग थे वो पहले कैसे जुड़े हुए थे, इस तरीके से। फिर 200 मिलियन ईयर एगो इसमें क्या हुआ, बाइफर्केशन, दो भागों में टूटा, एक भाग ऊपर चला गया और एक नीचे। ऊपर वाला क्या कहलाया, लोरेंशिया या अंगारा लैंड, और नीचे वाला गोंडवाना, और इसके बीच में जो समुद्र बना, अच्छा पेंजिया था जब, उसके चारों तरफ जो समुद्र था उसका क्या नाम था, पेंथलास, है ना। फिर अब एक नया समुद्र बनेगा इन दोनों स्थल खंड के बीच में, उसका क्या नाम होगा, तेथिस। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, फिर अभी और विखंडन होगा आगे, तो जो गोंडवाना लैंड से विखंडन होगा वही भूमि हमारी क्या कहलाती है, पेनिनसुलर प्लेटू। अच्छा, इन दोनों जो महाद्वीप है इनका ढलान किस तरफ था, लोरेंशिया वाले का साउथ तरफ और गोंडवाना वाले का नदन तरफ। तो इनकी जो नदियां आती थी वो अपना सारा सेडिमेंट्स कहाँ गिराती थी, तेथिस सी में। जो नीचे से नदी जा रही वो ऊपर जा रही, और जो ऊपर वाली आ रही है वो नीचे आ रही है। तो जो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है वो कंटिन्यूअसली किस में डिपॉजिट करती जा रही है, तेथिस सी में। ठीक है, फिर जब फर्दर बाइफर्केशन हुआ ऊपर और नीचे, तो वो कितने समय पहले हुआ, 100 से 120 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये हो रहा है, ये बाइफर्केशन हो रहा है। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट वाला हिस्सा है वो किससे जाके टकराया भविष्य में, लोरेंशिया प्लेट से। तो इस तरीके से जब ये टकराया है, तो इन दोनों प्लेट के टकराने से ही हिमालय का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इतनी कहानी क्लियर है। ठीक है, तो अब समझना ये है कि इन प्लेटों के टकराने से निर्माण कैसे हुआ। इतनी कहानी क्लियर है, पेंजिया से बने दो लैंड, फिर नीचे वाले लैंड से एक हिस्सा टूटा, और वही भविष्य में आके यूरेशियन प्लेट या फिर लोरेंशिया प्लेट से आके टकरा, है ना। यहाँ पे लोरेंशिया लिखा है, वैसे एग्जैक्ट यूरेशियन प्लेट होना चाहिए, लेकिन यूरेशियन प्लेट भी लोरेंशिया प्लेट का ही हिस्सा है ना, इसलिए अपन तो लेकिन यूरेशियन लिखेंगे। जब ये दोनों आपस में टकराएं तो फिर हिमालय कैसे बना। तो देखो ये मान ली अपन ने प्लेट यानी मोटा स्थलखंड जिसपे अर्थ सरफेस बसा हुआ है ना, ये इंडियन प्लेट मान ली और ये मान ली यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो इनमें वलय पड़ जाएंगे, फोल्ड्स, है ना। किसी भी तुम लोग पेपर को भी जब दोनों किनारों से ऐसा करोगे तो एक भाग ऊपर जाएगा और एक नीचे, तो ये जो लहरदार स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं वलय यानी फोल्ड। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये लहर बन जाएगी और ये उठा हिस्सा ही तो पर्वत कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके कोनों पे क्या पड़ जाते हैं, वलय यानी लहरदार स्ट्रक्चर हो जाता है, और उसी से ही हिमालय का निर्माण हुआ। जब ये दोनों टकराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, वलय यानी फोल्ड्स पड़ जाएंगे, और वो फोल्ड्स ही क्या कहलाएंगे, हिमालय। इसलिए हिमालय को अपन किस टाइप का माउंटेन मानते हैं, फोल्ड माउंटेन यानी बलित पर्वत, है ना। बलित यानी जो बलन की प्रक्रिया से बना है वो बलित पर्वत। तो इसके फॉर्मेशन में लिखो, उन दोनों प्लेटों के नाम लिखना। वो दोनों प्लेट कौन कौन सी हैं, इंडियन प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के किससे टकराने से, यूरेशियन प्लेट के टकराने से, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराने से फॉर्मेशन हुआ है ना, ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ये दोनों वर्ड याद रखना है ना, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। और ये दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक दूसरे की तरफ, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट।
और जब कंप्लीटली टकरा गई फिर कैसा स्ट्रक्चर बना, तो इस टाइप का, है ना। और ये ही उठा हुआ भाग क्या कहलाया, फोल्ड माउंटेन। यानी बलित पर्वत। ऐसा पर्वत जो बलन की प्रक्रिया से बना है। बलन की प्रक्रिया क्या है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ कारण से तनाव आ जाता है, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं, तो टकराने से उनमें कैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, लहरदार, है ना, वेव टाइप स्ट्रक्चर जो आ जाता है, उसको बोलते हैं बलन की प्रक्रिया। यहां तक बात क्लियर है। इंडियन प्लेट किससे टकराई है, यूरेशियन प्लेट से। इतना याद रखना है, यूरेशियन प्लेट के नीचे कौन सी प्लेट जाती जा रही है, इंडियन प्लेट। नेक्स्ट लिखना है एक्सटेंशन, कहां से कहां तक फैला हुआ है पूरा नदन माउंटेन रीजन। तो कहां से कहां तक है, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। तो लिखो एक्सटेंशन लिखना है सिंधु यानी इंडस रिवर के टर्न से सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। कितनी लंबाई है, लंबा कितना है, लंबा माने यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है। तो लंबाई लिखना है इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर। चौड़ा कितना है, तो चौड़ाई की लिखना रेंज, कितनी रेंज, 160 से 400 किलोमीटर। लेंथ यानी ये, और चौड़ाई यानी इसकी विड्थ कितनी है, ठीक। और फिर क्षेत्रफल कितना लिखना, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ और विड्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या फीचर हो सकते हैं इसके, तो एक फीचर तो यही लिखना है कि ये किस प्रकार का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत। इसी को बोलते हैं मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत और फोल्ड माउंटेन, है ना। एक और लिखना है भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या है, ये फैला हुआ है 22 देशांतरों के मध्य, यानी 22 लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, ये 22 देशांतरों के मध्य विस्तृत, एक्सटेंडेड बिटवीन द 22 लॉन्गिट्यूड्स। जैसे अपन ने देखा है 67 से 68 से 97 तक कितने लॉन्गिट्यूड हो गए, लगभग 30, है ना। तो उसमें से सिर्फ 22 में क्या फैला हुआ है, हिमालय। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना है, अब इसी को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। नदन माउंटेन रेंज के ही 3 पार्ट करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नदन माउंटेन रीजन, हेडिंग डाल लेना, वर्गीकरण। पहला लिखना ट्रांस हिमालय, इस हिस्से में जो हिमालय है वो कैसा है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर ये जो सेकंड पार्ट है ये है हिमालयन रीजन, इसके 3 पार्ट हैं, है ना। इसके 3 पार्ट और इसको चौथा मान के तुम लोग 4 बोल रहे हो। हिमालयन क्षेत्र यानी हिमालयन रीजन, और तीसरा पार्ट है नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी पहाड़ी, ये है तीसरा, उत्तर पूर्वी ठीक। नदन माउंटेन रीजन के 3 पार्ट है, फिर इस हिमालयन के 3 है, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। तो टोटल 3 और फिर इसके 3, तो उसमें कंफ्यूज मत हो। हिमालय रीजन, और थर्ड वन इज नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी किसका एक्सटेंशन है,
हिमालय का। हिमालय दोनों तरफ जाके घूम गया है, इस तरफ जाके ऐसा घूम गया है और इस तरफ जाके ऐसा घूम गया है। इतनी बात क्लियर है। 6 फिजिकल रीजन, उसमें पहला फिजिकल रीजन नदर्न माउंटेन रीजन। नदर्न माउंटेन रीजन के 3 पार्ट, ट्रांस, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हमने वहाँ हिमालय मिटवाया था कि ये कंफ्यूजन ना हो कि हिमालय के 3 पार्ट कर रहे हैं तो उसमें एक पार्ट हिमालय क्यों आ रहा है। बात क्लियर है। अब पहला देखना है हमें ट्रांस हिमालय, यानी ये वाला पार्ट। मैम आगे बढ़ाइए। तो पहली हेडिंग डालना है ट्रांस हिमालय। मैप जितने अलग अलग आते जाए उतने अलग अलग बनाना है ना, एक में ही सब नहीं कर देना है ना। ये सिर्फ ट्रांस हिमालय इसी क्षेत्र में फैला था, ट्रांस हिमालय। ठीक है, अन्य नाम लिखो ट्रांस हिमालय के। ये किस रीजन में फैला है ज़्यादातर? तिब्बत में, तो इसको बोलते हैं तिब्बती हिमालय या फिर तिबेतियन हिमालय। ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तिब्बती हिमालय। फिर एक लिखना, जब 2 भूखंड बने थे, लॉरेंसिया और नीचे गोंडवाना, इसके बीच में कौन सा सागर था? तेथिस। तो इसको एक और नाम दिया गया है तेथिस हिमालय। तेथिस हिमालय इसलिए बोला गया है, जब ये 2 प्लेट टकरा रही थी तो हमने बताया था कि इस प्लेट का वाटर भी यहाँ आ रहा था और इस प्लेट का वाटर भी यहीं आ रहा था। दोनों नदियाँ गिर रही थी और नदियाँ अपने साथ क्या ला रही हैं? अवसाद। जब तुम इनको मिलाओगे वो अवसाद भी ऊपर उठेगा। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, बीच में अगर कुछ कचरा है और उसको दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो कचरा भी ऊपर उठेगा। तो ये जो ट्रांस हिमालय बना हुआ है, इसमें तेथिस हिमालय के तेथिस सागर के अवसादों का भी योगदान है, या फिर इसमें वो अवसाद भी मिलते हैं जो किस में पाए जाते थे? तेथिस सागर में, है ना। तो ये तेथिस सागर ही किस में बदल गया है? ट्रांस हिमालय में, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए इसको एक और नाम क्या दिया है? तेथिस हिमालय। बात आ रही समझ में? बीच में जो सेडिमेंट्स जमा हुए थे दोनों प्लेटों के जुड़ने से, वो सेडिमेंट्स भी ऊपर उठे, है ना। तो वो भी इसमें शामिल हो गए, किसमें? ट्रांस हिमालय में। इसलिए इसका एक और नाम क्या है? तेथिस हिमालय। आगे बढ़ते हैं। अब देखना है इसकी पर्वत श्रेणियाँ। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? ये जो सबसे ऊपर है ये है काराकोरम। सबसे नॉर्थ में जो है वो कौन सी है? काराकोरम, ये वाली। फिर इसके नीचे कौन सी है? लद्दाख। और फिर सबसे नीचे है जास्कर। तो 3 पर्वत श्रेणियां बना लेना मैप पर। कौन कौन सी? काराकोरम और जास्कर। पर्वत श्रेणी में पहली लिखना काराकोरम। एक बात थोड़ी सी सोच के चलना, मैप बनाने का एक एडवांटेज ये है कि हर बार अब हम लोकेशन नहीं लिखेंगे। अगर काराकोरम की लोकेशन बताना हुई तो बता सकते हो कि लद्दाख और पीओके, है ना। थोड़ी थोड़ी ये पैरामीटर सही है ना। ये वाला हिस्सा कौन सा? लद्दाख। और यहाँ क्या था? पीओके। अपन पढ़ चुके हैं एलओसी के उस तरफ, तो इसलिए अपन लोकेशन हर बार नहीं लिख रहा है। इसमें ये लिखना है कि इसकी सर्वोच्च पीक, हाईएस्ट पीक क्या है। उस हाईएस्ट पीक का नाम लिखो, क्या है? K2, या इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, या इसी को बोलते हैं कागिर। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक। हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर है। और कितनी हाईएस्ट है? 8,611 मीटर। K2 नाम क्यों और गॉडविन ऑस्टिन क्यों? सर K2 तो काराकोरम से K2 K से काराकोरम और 2 से है, ये काराकोरम की दूसरी ऐसी चोटी है जिसको मेजर किया गया, ठीक, इसलिए K2 है। और गॉडविन ऑस्टिन कौन है? भारत के पहले पीक सर्वेयर है ना। वो नहीं है जो इस पर गए थे, जो भारत में पीक की सबसे पहले सर्वे करना जब चालू किया था, जो सर्वेयर नियुक्त किए थे वो पहले सबसे पहले कौन थे? गॉडविन ऑस्टिन। और इसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी बोला जाता है। भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो K2 है। लेकिन ये है कहाँ पर? पीओके में, है ना। अभी ये फैक्ट याद रख के चलना आगे, ठीक है। दूसरा लिखो
इसी काराकोरम श्रेणी पे क्या बना हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर। तो लिखना सियाचिन ग्लेशियर भी किस पर स्थित है, काराकोरम पर। सियाचिन ग्लेशियर है ना। ग्लेशियर कोई अलग बॉडी नहीं है ना, ग्लेशियर इज व्हाट, पहाड़ों पर जमा हुआ पर्वत है ना, वही ग्लेशियर है। तो वो भी किस पर है, काराकोरम पर। दूसरा एक और फैक्ट लिखना काराकोरम का ही, इसे एक संज्ञा दी गई है, टाइटल दिया गया। क्या है वो टाइटल, एक तो उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़, और दूसरा ग्रंथों में बोला गया है कृष्णगिरी। बैकबोन ऑफ हाई एशिया और कृष्णगिरी, ये क्या है, इसकी संज्ञाएं हैं। संज्ञा यानी अदर नाम या फिर टाइटल। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट लिखो लद्दाख। लद्दाख की लोकेशन भी समझ सकते हो, एक तो लद्दाखी और थोड़ा सा पीओके में है ना। इसकी हाईएस्ट चोटी लिखो, तो लद्दाख की हाईएस्ट चोटी लिखना राकापोसी। राकापोसी ये है राकापोसी। और कितनी हाइटेड है, 7788 है ना। अच्छा ये जो पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं, कैलाश। तो ये कुछ अलग नहीं है, ये लद्दाख का ही एक्सटेंशन है ना। तो लिख लेना लद्दाख पर्वत का ही क्या है, विस्तार है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में लिख लेना इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। लद्दाख का विस्तृत भाग। यहां तक बात ठीक। फिर लिखो नेक्स्ट जास्कर। जास्कर है जेड से। अगर जास्कर पूछा जाए तो लद्दाख, जम्मू और हल्का सा पीओके। इसकी हाईएस्ट चोटी लिखो नंगा पर्वत। ये है नंगा पर्वत। तो कितना ऊंचा है, तो ये लिख लेना 7817। इसमें एक दो फैक्ट और लिख लो, वैसे तो अपन नदी में पढ़ेंगे ही। लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी बहती है, और कौन सी है वो नदी, सिंधु नदी। ठीक, तो लिख लो इंडस रिवर किस किस के बीच में फ्लो करती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य। श्योक बहती है काराकोरम और लद्दाख के बीच में, और श्योक इज द सहायक नदी ऑफ सिंधु नदी। SYOK। ट्रांस हिमालय वाला जो फोल्ड है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ना। और जो नीचे 3 हिमालय आएंगे, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक, वो किस प्लेट का फोल्ड है, इंडियन प्लेट का। तो विवरण में पहला लिख लो यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, बस इतना ही अलग है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। और जो नीचे 3 हिमालय आएंगे वो किसके पार्ट हो जाएंगे, इंडियन प्लेट के। फिर लिखना ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, है ना। वो अपन नदी में देखेंगे उनको एग्जैक्ट ओरिजिन, लेकिन ट्रांस हिमालय से कौन सी निकलती है, एक तो सिंधु, सिंधु के ही पास से कौन सी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के ही पास से कौन सी निकलती है, राकास्ताल झील से सतलज। तो 3 नदियों का उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है। वो लिखो तीनों नदियाँ कौन कौन सी हैं,
इंडस यानी सिंधु, फिर सतलुज, और जो ईस्टर्न तरफ चली जाती है वो ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां ट्रांस हिमालय की नदियां हैं। इतनी बात क्लियर है। सबसे नीचे लिखा हुआ है सचर जोन, ये क्या है? भूल गए, दिख रहा है ना? हाँ, सचर जोन एक ऐसा एरिया होता है जो 2 भूखंडों या फिर 2 टेरेन को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो, सचर जोन क्या होता है? 2 भूखंड को अलग करने वाला। इसको अपन कहीं कहीं तुम लोग ज्वाइनिंग भी पढ़ोगे, 2 भूखंड को ज्वाइन भी करने वाला या फिर सेपरेट करने वाला। तो अपन ज्वाइन लिख लो, एक काम करो, क्योंकि अधिकतर जगह ज्वाइन मिलता है। तो क्या लिखोगे? 2 भूखंड को जोड़ने वाला क्षेत्र, एन एरिया विच ज्वाइन द 2 टेरेन, 2 टेरेन को जोड़ने वाला क्षेत्र। अब एक बात समझो, जब हिमालय को यहां से खड़े होकर देखोगे, है ना, ऐसा, तो इस तरीके का दिखेगा, है ना। पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर, मिडिल और सबसे नीचे शिवालिक। तो ये जो हिस्सा है, ये ग्रेट को किससे जोड़ रहा है? ये कौन सा था? ट्रांस हिमालय से। ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है सचर जोन। ठीक, तो जहां पर भी 2 भूखंड जुड़ रहे होंगे घाटी के थ्रू, वो सारे सचर जोन है ना। हमें ये देखना है कि कौन सा सचर जोन ट्रांस हिमालय को नीचे वाले हिमालय क्षेत्र से जोड़ता है। तो उसका नाम लिखो, यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग पूरा लिख लेना। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करने वाले सचर जोन का नाम है हिंज लाइन। इसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, सचर जोन अलग करने वाला क्षेत्र, जोड़ने वाला क्षेत्र, 2 पहाड़ों के बीच में स्थित घाटी वाला क्षेत्र, है ना। बस मैप से समझ लो कि सचर जोन यहाँ पर है, जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है या इन दोनों को जोड़ रहा है। अब हमें पढ़ना है वो तीनों हिमालय, कौन कौन से? महान या फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक। तो हेडिंग डालो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। बना लिया? तो सबसे पहले लिखते हैं अपन इसका वर्गीकरण। इसको कौन से 3 पार्ट में बांटा गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन। कौन से है वो 3 पार्ट? पहला बृहद यानी ग्रेट, ग्रेट हिमालय। दूसरा लिखना जो बीच में है उसे बोलते हैं मध्य या फिर लघु हिमालय, और जो सबसे नीचे है उसका नाम है शिवालिक। नीचे माने साउथ में। बना? तो पहला बनाना है बृहद। ये है बृहद। इसके नीचे कौन सा आएगा? लघु, बिल्कुल इसी से सटा हुआ और इसी के क्या है, पैरेलल। और सबसे साउथ में आएगा शिवालिक। वहां पे सकरा कर देना है ना, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हिमालय पूर्व में जाके क्या हो गया, नैरो, और पश्चिम में है ब्रॉड यानी चौड़ा। अब वापस फोकस करो, हिमालय के 3 रीजन, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। ग्रेट के अदर नाम क्या है? महान हिमालय, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय। अब लिखो इसका एक्सटेंशन। तो इसका एक्सटेंशन लिखना है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत किसका पार्ट था? जास्कर का। नंगा पर्वत से कहां तक फैला हुआ है? नामचा बारवा तक। नामचा बरबा। नंगा पर्वत NANGA और नामचा बारवा NAMCHA और BARBA, नामचा बारवा तक।
लंबाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिमालय की कितनी लंबाई टोटल 2500 लिख चुके हैं, वही इसकी लंबाई है। हाइट लिखो, इसकी हाइट क्या होगी, तो औसतन हाइट लिखना है 6100 मीटर। और अगर एक्सटेंशन अपन स्टेट वाइज देखें तो कहाँ से कहाँ तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और वो कौन सा है, अरुणाचल है ना। तो एक्सटेंशन में 5 स्टेट के नाम भी लिख लो, जिससे पता रहे कि पंजाब और हरियाणा में हिमालय नहीं जाना है। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, फिर हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। बीच में 2 अदर कंट्रीज़ में जाता है, कौन सी, नेपाल और भूटान। 5 स्टेट जिनमें ये फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। अब देखना है हमें इसकी प्रमुख चोटियाँ, इस पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। तो 2 पीक्स तो ये, खैर नंगा पर्वत तो किसकी थी, जास्कर की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पीक कौन सी है इसकी, यहाँ से चालू करते हैं, कंचनजंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पीक का नाम लिखना है कंचनजंगा। कितनी ऊंची, 8597 मीटर हाइटेड है ना। अब एक फैक्ट समझो, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन और कागिर, लेकिन K2 इज सिचुएटेड डिस्प्यूटेड एरिया में। एक क्वेश्चन ये बनता है कि नॉन डिस्प्यूटेड एरिया की सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है, तो वो है कंचनजंगा। तो लिख लो अविवादित क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉन डिस्प्यूटेड एरिया, क्योंकि सिक्किम तो डिस्प्यूटेड नहीं है ना, कि है। कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क का है, बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्किम में ही होगा ना। ये चोटी कहाँ है, सिक्किम में ही है, तो वो कहाँ होगा, सिक्किम में ही होगा। इस बायोस्फीयर की क्या खासियत है, हाँ, मिक्स्ड है। भारत का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो मिश्रित श्रेणी का है ना। एक होते हैं प्राकृतिक, फिर एक होते हैं सांस्कृतिक कल्चरल, और फिर थर्ड होते हैं मिक्स्ड, जिनमें दोनों विशेषताएं शामिल हैं। तो एकमात्र ऐसा है जो मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम। ये मैप में बनी है इसलिए लिख नहीं रहे हैं, जिसको नहीं पता ये सिक्किम है वो सिक्किम लिख सकता है। कंचनजंगा इज इन सिक्किम और नॉन डिस्प्यूटेड एरिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर इधर लेफ्ट चलोगे तो फिर कौन सी पीक आएगी, फिर आएगी मकालू। MAKALU, मकालू। कहाँ सिचुएटेड है, नेपाल। बस याद ही रखना है कि किसका पार्ट है, ग्रेटर का। अधिकतर चोटियाँ ग्रेटर का ही पार्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आएगी माउंट एवरेस्ट। तो थर्ड वन लिखो, थर्ड वन कौन सी लिखना है, माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट लिखना है कितनी है, 8850 या अभी 48 ही चलने दो, 48 ही लिख लो, स्लैश करके 50 भी कर लो, है ना। ठीक, दोनों हाइट क्यों लिखी है, अभी बताया। प्लेट नीचे सबडक्ट होती जा रही है, धंसती जा रही है, तो उससे क्या होगा, ऊपर वाली प्लेट ऊपर उठती जाएगी। तो समय के साथ इन सबकी हाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने एवरेस्ट की सिर्फ इसलिए 2 लिखी है क्योंकि एवरेस्ट क्या है, पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है ना। तो इसमें लिख लेना हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, या फिर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। अच्छा, हाइट कब तक बढ़ती है, फोटो खींच रहे, रख दो मोबाइल थोड़ी देर। नहीं, तुम्हें ये फैक्ट पता है इसलिए बता रहे हो। हाइट जब तक बढ़ती है जब तक इंसान यंग होता है ना। तो अभी इन पिक्स की हाइट बढ़ रही है, इसलिए हिमालय को अपन क्या बोलते हैं, यंग माउंटेन, है ना, या फिर यंग फोल्ड माउंटेन। ये पूरा है उसका स्वरूप है, युवा बलित पर्वत। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा दूसरा लिखना अन्नपूर्णा। फिर अदर चोटी का नाम लिखना अन्नपूर्णा। कहाँ पर है, नेपाल।
अन्नपूर्णा के थोड़े आगे जाएंगे तो फिर आएगी धौलागिरी। तो अपने इंडिया में है। धौलागिरी, DHAULA, धौला, GIRI, धौलागिरी। धौलागिरी और धौलाधर में कंफ्यूज नहीं होना है ना। धौलाधर इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, और कहाँ पर होगा वो? हिमाचल में। और धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। इतनी काफ़ी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब आ जाओ अन्य फैक्ट। तो अन्य फैक्ट में सिर्फ 2 ही फैक्ट लिखना है ग्रेट हिमालय के। एवरेस्ट के 2 अलग नाम भी हैं। क्या है वो 2 अलग नाम? सागरमाथा। एक तो सागरमाथा, तो लिखो एक नाम क्या है? सागरमाथा। और एक है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा, ये तिब्बती भाषा का शब्द है। चोमोलुंगमा किस भाषा का शब्द है? तिब्बतियन लैंग्वेज का। और उसका अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी। तो है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा है ना। प्रोनाउंस सही करना तो लिख सही पाओगे। ठीक है, अब आगे इनके आएगा सचर जोन आने वाला है, जो किस किस को अलग करेगा? ग्रेटर को मध्य हिमालय से। तो इसके सचर जोन का नाम लिखो MCT। किस किस के बीच में है ये? ग्रेट हिमालय, और इसके नीचे कौन सा है? मिडिल हिमालय। इसका जो सचर जोन है उसका नाम लिखना मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य मध्य भ्रंश। वैसे हिंदी वाले इसको इंग्लिश में देवनागरी में ही लिखना है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये पूछने के चांसेस नहीं है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। पहला सचर जोन हिंज, दूसरा MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो देखो इसमें भी थ्रस्ट वर्ड का यूज़ किया है, और भ्रंश वही चीज़ है जो 2 चीज़ों को, 2 बॉडीज़ को क्या कर रही हो? अलग कर रही हो। आगे बढ़े। ठीक है, आज ये 3 तो पूरे करेंगे है ना, थोड़ा सा और 15-20 मिनट लगेंगे। आगे बढ़ाइए। मैं एक बार और बस, बातें नहीं। ठीक, लघु हिमालय का नाम लिखो। एक तो मध्य हिमालय, क्योंकि मिडिल में है, तो मिडिल हिमालय। और दूसरा लिखना है हिमाचल पर्वत श्रेणियां। हिमाचल पर्वत श्रेणी, क्योंकि हिमाचल में जो मुख्य चोटियां हैं वो किसका पार्ट है? मध्य का ही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं एक और? हिमाचल पर्वत श्रेणियां। एक्सटेंशन में लिख लेना, ये बिल्कुल पैरेलल सिचुएटेड है किसके? ग्रेट के। तो लिख लेना बृहद हिमालय के दक्षिण में समानांतर, पैरेलल टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। बृहद हिमालय के
दक्षिण में समानांतर। क्या लिखोगे? पैरेलल टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में पूरा पैरेलल है, जहाँ से जहाँ तक ग्रेट है वहीं तक लघु है। पैरेलल लाइंस की क्या डेफिनेशन है? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उनको कितना ही एक्सटेंड करो वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। औसत ऊंचाई लिखो इसकी 4500 मीटर, 6100 फिर 4500 है ना, कम हो गई है। अब आते हैं इसकी प्रमुख चोटियों पे, है ना। तो प्रमुख चोटियों में पहले हेडिंग डालना तुम लोग श्रेणी, चोटी मत डालना, है ना। प्रमुख चोटी और श्रेणी समझते ना। श्रेणी यानी थोड़ी लंबाई में विस्तृत और चोटी माने एक अकेली हाईएस्ट पीक, है ना। ठीक है, तो पहले डालो श्रेणी। श्रेणी यानी इंपॉर्टेंट रेंज। तो दो इंपॉर्टेंट रेंज लिखना है इसमें। पहली जो रेंज है उसका नाम है पीर पांजाल। बात क्लियर है? पीर पंजाल इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, और पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर में ही मिडिल हिमालय की जो एक श्रेणी है उसे बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? फिर दूसरी श्रेणी का नाम लिखना है धौलाधर। धौलाधर दूसरी श्रेणी का नाम लिखना, धौला DHAULADHAR। धौलागिरी पीक है, धौलाधर रेंज है, और पीर पांजाल तो जम्मू कश्मीर में, धौलाधर लिख लेना हिमाचल। रफ कर दें? ठीक, दो श्रेणी इंपॉर्टेंट थी वो लिख ली। अब लिखो पीक्स। तो सबसे पहले लिखो हिमाचल में कौन कौन सी पीक्स हैं। किसकी पीक्स? लेकिन मिडिल हिमालय की। तो मिडिल हिमाचल में दो पीक हैं इंपॉर्टेंट लिखना, एक तो शिमला और दूसरा एक टूरिस्ट प्लेस है, कौन सा? डलहौजी। अगर डलहौजी पूछा जाए किस हिमालय का पार्ट है तो लघु का, और बहुत स्पेसिफिक किया जाएगा तो धौलाधर का। डलहौजी जो श्रेणी है, सॉरी डलहौजी जो पीक है वो किस श्रेणी का पार्ट है? धौलाधर का, है ना। हिमालय से अब डीप क्वेश्चन बनने लगे हैं जब से करेबा आया उसके बाद से, है ना। तो अभी करेबा आएगा, ठीक है। फिर लिखो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में पहला मसूरी, ये किसके थे? हिमाचल के। हिमाचल में जो पीक्स हैं मिडिल हिमालय की, ये वो थी। फिर लिखना है यूके यानी उत्तराखंड में। तो पहला मसूरी MUSS है ना, मसूरी में MUSS से लिखना। फिर नैनो में नैनीताल, मसूरी, नैनीताल, और एक और लिखना जो इम्पोर्टेंट है नाग टिब्बा। इसे मैप पे बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये छोटी भी है और सिर्फ ग्रेड की इम्पोर्टेंट है। नाग टिब्बा। फिर एक लिखना नेपाल की महाभारत, और फिर लिखना एक वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग किसका पार्ट है? मिडिल का। शिवालिक की कोई भी चोटी अपन नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये ना इतनी उसकी हाइट है और ना उसकी चोटी इतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इरोड है ना। अभी पूछेंगे क्यों इरोड है।
यहाँ तक बात क्लियर है? दार्जिलिंग लिख लिया था, DARJEELING, दार्जिलिंग। अब लिखो अन्य तत्व। तो अन्य तत्व में लिखना पहले तो घाटियाँ यानी वैलीज। घाटी माने क्या? पर्वत का निचला हिस्सा है ना। तो जैसे ये मान लिए एक पर्वत और ये मान लिए एक पर्वत, ये जो हिस्सा है यही घाटी है। इतनी बात क्लियर है? तो घाटियाँ अधिकतर कहाँ होंगी? पर्वतों के बीच में। तो एक घाटी लिखना पहले, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ सिचुएटेड होगी? कश्मीर में, सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पे बनाना तुम लोग, कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। इससे ये क्वेश्चन बनता है, इतना लिख लिया कश्मीर घाटी। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि पहली बात तो कश्मीर घाटी सिचुएटेड कहाँ है? तो ग्रेट और मध्य के बीच में, ये भी आंसर सही होगा। दूसरा ग्रेट और पीर पांजाल के बीच में, है ना। तो इस पे फोकस रखना है, कश्मीर घाटी किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो ग्रेट और पीर पांजाल के बीच में, है ना। यही क्वेश्चन एक बार आ चुका है किसी अदर पेपर में कि कश्मीर घाटी किन पहाड़ियों के बीच में है? तो ग्रेट और मध्य भी करेक्ट है, और ग्रेट और पीर पांजाल भी मध्य। तो अगर मैप पे बना रहा हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे चाहो तो लिखना है ना। क्या लिखोगे? वैलीज करके पहली वैली का नाम लिखना कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी। और फिर इसकी लोकेशन लिखना, तो किस किस के बीच में? ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल के बीच में। इतनी बात क्लियर है? फिर इसी में एक और बनता है कि कश्मीर घाटी में ही कौन सी झील सिचुएटेड है? डल झील। तो एक क्वेश्चन कश्मीर घाटी से ना बन के ये बन सकता है कि डल झील किन पर्वतों के बीच में? तो अगेन ग्रेट और मिडिल के बीच में, या फिर ग्रेट और पीर पांजाल के बीच में। ये डल झील हो गई। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कि कश्मीर घाटी की एक विशेषता है करेबा। ये क्या है करेबा? अब बताओ, करेबा कहाँ पाए जाते हैं? पहली बात तो कश्मीर घाटी में, है ना, माने इस रीजन में। ये समझो हिमोड़ वाला फैक्ट भी मिलता है, लेकिन हिमोड़ वाला फैक्ट ज़्यादा सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है, ये जो चार हिमालय हमने पढ़े, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक, ये एक साथ नहीं बने। पहले प्लेट गई तो सबसे पहले क्या बना? ट्रांस। फिर प्लेट और अंदर गई तो फिर क्या बना? ग्रेट। अब रुक जाओ, समय के साथ ग्रेट बन गया। और ग्रेट से जो नदियाँ आ रही होंगी वो कहाँ आ रही होंगी? नीचे। अपन ने ये मान लिया, ये बन गया ग्रेट हिमालय। और ढलान किस तरफ है? नीचे ही है। हमने देखा है जो यहाँ से नदी निकलती है वो नीचे ही आ रही है। तो जो ग्रेट हिमालय की रिवर होगी वो कहाँ आ रही होंगी? नीचे आ रही होंगी, साउथ। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है? प्लेट धंसती जा रही है। और जब समय के साथ प्लेट धंसती गई तो एक अवरुद्ध हो गया, यानी बीच में क्या आ गया? एक ऑब्स्टिकल आ गया। और वही ऑब्स्टिकल क्या है? मिडिल हिमालय। अब नदियाँ साउथ नहीं जा पाएंगी। बात समझ रहे हो? ग्रेट हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं वो मध्य हिमालय के बनने के बाद साउथ में नहीं जा पाई। तो उनका पानी यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया कुछ समय के लिए। तो पानी क्या हो गया? एकत्रित, एक्यूमुलेट हो गया। लेकिन पानी तो समय के साथ क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा या फिर इधर उधर चला जाएगा, लेकिन मिट्टी वहीं रह जाएगी। तो जो ये मिट्टी बच गई है इसी को बोलते हैं करेबास। तो करेबास कुछ नहीं है, पुराने जल निक्षेपों से बनी मिट्टी है ना। ऐसी सॉइल है जो किससे बनी है? वाटर डिपोजिशन से, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि वो वाटर डिपोजिशन कैसे आए, है ना। बात क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। ग्रेट हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं वो मध्य के बनने के बाद रुक गई, आगे नहीं बह पाई। तो उनका पानी वेपराइज हो गया, समय के साथ सूख गई वो झीलें। और उन झीलों में जो मिट्टी बची रह गई उसी को क्या बोलते हैं अपन? करेबास। तो क्या लिखोगे करेबा में? तो पहले तो ये लिखना, जल निक्षेपों से निर्मित मिट्टी। soil formed by water deposition।
और दूसरा लिखना किस खेती के लिए इंपॉर्टेंट है ये, केसर और सेब। अभी ये करेबा पे बिल्कुल स्पेशल फोकस रखना है ना, क्योंकि ये अभी विवादों में है ना। सरकार को आसपास इन करेबास के कहीं बिल्डिंग बनाना था तो वो यही मिट्टी ले गए। लोकेशन क्या है, कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी की लोकेशन याद रखना बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड पीर पांजाल। फिर दूसरा कैसे बनी है ये, तो वाटर डिपोजिशन से जो मिट्टी रुक गई है वहाँ और पानी वेपराइज हो गया उससे बनी है। और किस खेती के लिए फेमस है, केसर और सेब। अब एक और घाटी है उसका नाम लिखो, कांगड़ा और कुल्लू घाटी। कहाँ है कांगड़ा और कुल्लू, कहाँ है, हिमाचल में। हिमाचल में ना। बस इतना लिख लेना, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, और उनकी लोकेशन लिख लेना। कुल्लू और कांगड़ा घाटी यानी वैलीज। हिमाचल, और थोड़ा सा मैप से ही समझने की कोशिश करना, किसके बीच में, ग्रेट और मध्य के बीच में। और अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक किया जाए तो हिमाचल में कौन सी रेंज है, धौलाधर, तो धौलाधर और ग्रेट के बीच में। ये देखो सुनने में तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि याद ही रहेगा, इसमें क्या बार बार है ना, लेकिन नहीं रहता, हमें पता है। तो अगर किसी को मैप से क्लियर नहीं हो रही है लोकेशन तो वो हर बार लिखे, ग्रेट हिमालय और धौलाधर के बीच में। ठीक है मैम, एक स्लाइड आगे बढ़ाना। दिख रहा है फोटो, वहाँ नहीं देखना है, इस वाले फोटो पे। पहाड़ों पे देखा होगा अधिकतर मूवियों में भी कि जो निचले हिस्से होते हैं वहाँ पे हरी घास है ना। तो मध्य हिमालय पे हरी घास के जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मर्ग। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो मिडिल हिमालय की एक विशेषता लिखो, तुम लोग यहीं लिखना है ना नीचे। क्या विशेषता है, ग्रासलैंड्स, और उन ग्रासलैंड्स के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है ना। तो हेडिंग डालना क्या, घास के मैदान। किस पर है ये घास के मैदान, मिडिल पर। हेडिंग डालना ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। तो एक नाम है इनका जम्मू कश्मीर में और एक है उत्तराखंड में। तो जम्मू कश्मीर में तो इन्हें बोलते हैं मर्ग, सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग। 3 नाम चाहो तो लिख लो, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग। और इन्हीं घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, बुग्याल या फिर पयार। बुग्याल या फिर पयार। बात क्लियर है। तो पूछा जाए मर्ग क्या है, तो घास के मैदान है। लोकेशन क्या है, मिडिल हिमालय है ना। और वैसे पॉलिटिकल वाइज जम्मू कश्मीर। और किस लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्रोडक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, हेवन ऑफ द कश्मीर। इन्हें नहीं बोला जाता है हेवन ऑफ द कश्मीर, सोनमर्ग को बोला जाता है ना। ये तो लिम्फ ऑफ द हेवन है ना। क्या होता है लिम्फ, अप्सरा। अब फिर से सचर जोन आएगा ना, जो मिडिल को किससे अलग करेगा, शिवालिक से। तो लिखो इसका क्या सचर जोन है, MBT। बात है नहीं सुधीर। एक काम करो, सारे एक साथ लिख लेना आखिरी में ना। पहला ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर मिडिल और नीचे है शिवालिक। तो पहले का क्या नाम था, हिंज। दूसरे का MCT और इसका MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
मुख्य सीमांत दरार। अगर कुछ लोग ज़्यादा हिंदीवादी हैं तो वो लिख सकते हैं। शिवालिक, शिवालिक का नाम लिखना। कहाँ है? बाहर साइड है तो बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय। दूसरा इसे एक और नाम से बुलाते हैं मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत किसका नाम है? शिवालिक का ही। दो अदर नेम है, एक है इसका आउटर हिमालय और एक है मैनाक पर्वत श्रेणी या फिर मैनाक माउंटेन रेंज। ठीक है, ये पूरा उस तरीके से नहीं फैला हुआ है जिस तरीके से बृहद फैला है, माने इसकी लंबाई क्या है? कम है। तो लिखो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो इसकी एक्सटेंशन में लिखना पोतवार बेसिन से। कहाँ है पोतवार बेसिन? पाकिस्तान में। से असम में देहांग तक फैला हुआ है। पोतवार बेसिन लिख लेना, कहाँ है? असम। सॉरी, पोतवार बेसिन इज इन पाकिस्तान, है ना। सिंधु और जो झेलम के बीच का हिस्सा है वही पोतवार बेसिन है ना। जब अपन नदी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये जो हिस्सा है, यहाँ से देखोगे सिंधु बह रही है और ऊपर से, सॉरी, यहाँ से सिंधु और यहाँ से झेलम, तो ये जो बीच का हिस्सा है यही क्या कहलाता है? पोतवार बेसिन। तो यहाँ के से लेके असम में देहांग तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई बहुत कम है, तो लिख लेना कितनी है? 900 से 1200। इसलिए इसमें अपन कोई पीक नहीं पढ़ते, क्योंकि पीक होने के लिए पीक को या फिर किसी भी धरातल संरचना को 1000 मीटर का होना जरूरी है ना। तो इसमें अधिकतर जो ऊंचाई है वो 1000 से कम या आसपास है, इसलिए इसमें कोई पीक नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही घाटी टाइप में है। घाटी माने दो पर्वत के बीच का निचला हिस्सा। तो लिख लो कौन सी घाटीज हैं इसमें। जो वेस्टर्न साइड वाली घाटीज हैं, कहाँ? उत्तराखंड में। तो उन घाटियों को पश्चिम में, वेस्टर्न साइड में बोला जाता है दून यानी देहरादून, और पूर्व में बोला जाता है द्वार यानी हरिद्वार। दून और द्वार। ये घाटियों के नाम है ना। कहाँ पर? दोनों यूके। उत्तराखंड में जो हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियाँ हैं उनके क्या नाम है? दून और द्वार। दून वेस्टर्न में बोला जाता है और द्वार ईस्टर्न में। तो कश्मीर घाटी ग्रेट और मध्य के बीच में, लेकिन दून और द्वार घाटी मध्य और शिवालिक के बीच में। ठीक है, अन्य तत्व तो इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, सिर्फ ये लिख लो इसका भी फॉल्ट है ना। इसका फॉल्ट माने, और यहाँ से क्या होने वाले हैं? प्लेन्स चालू है ना। जब अपन ने वो देखा था तो पहले ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक, और यहाँ से होने वाले प्लेन्स। तो दो भूखंड हो गए ना, एक पर्वत और एक प्लेन। तो इसको जो जोन अलग करता है उसका नाम लिखो GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, बृहद सीमा दरार।